एज ए न्यूरोलॉजिस्ट अगर सपोजली मैं दिन में 40 मरीज़ देख रहा होता हूँ, तो अगर मैं फ़िल्टर आउट करूँ तो उसमें बहुत सारे 5 से 6 मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअल साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है या साइकोथेरापी की ज़रूरत होती है, एंड फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन बहुत मिनिमम की जा सकती है। तो ये है हिस्ट्री, एग्ज़ामिनेशन, और उसके बाद उसके पर्टिनेंट जो उनके जो लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन है, उसके बाद फिर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इसका शॉर्ट टर्म प्लान क्या होना चाहिए इन द क्लिनिक और लॉन्ग टर्म प्लान क्या होता है। तो वी डिस्कस विद द पेशेंट, उसके बाद हम उनको या तो रिलेवेंट फील्ड में रेफ़र कर देते हैं या अपने पास अगर ट्रीट करना है तो कर लेते हैं। इसीलिए डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड जो होते हैं वो न्यूरोलॉजी एंड साइकेट्री के कंबाइन होते हैं और दोनों के होते हैं। और हमारे FCPS में भी हम जब हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो वी रोटेट और PGs टू द साइकेट्री आल्सो टू गेट द ट्रेनिंग। अभी रिसेंटली मेरी एक PG कल ही वहाँ से साइकेट्री इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंसेज से ट्रेनिंग पूरी करके आई है, दोबारा रीजॉइन किया उन्होंने, एंड शी वाज वेरी हैप्पी एंड टोल्ड मी कि मैं बहुत सीख के आई हूँ वहाँ से। सबसे जो हमारे माशरे में कॉमन डिजीज़ क्या है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स बहुत सी लोगों को पता ही नहीं होता, एंड जब वो मिड 40s में आते हैं तो फिर पता चल रहा होता है कि मेरा लिपिड भी बढ़ा हुआ था, मेरा डायबिटीज़ भी अनकंट्रोल था और मेरा हाइपरटेंशन भी था। तो अगर आपने इनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स को कंट्रोल किया तो बहुत सारे ऐसे जो हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ ये है कि आप अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को बहुत अहमियत दें, डाइट को अहमियत दें, और एक रेगुलर आपका चेकअप होना ज़रूरी होता है जिसमें मेटाबॉलिक प्रोफाइल भी होना ज़रूरी। नॉन फार्माकोलॉजिकल में सबसे अहम जो चीज़ है दैट इज़ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप पैटर्न अपना अच्छा करें, और ट्राई टू अवॉइड द अब्यूजिव मेडिसिन, स्पेशली जो हैबिट फॉर्मिंग मेडिसिन है उसको आप रेगुलर बेस पे ना लें। तो दूसरा ये है कोशिश करें कि अपने प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए आप इंटरेक्ट करें, लोगों से इंटरेक्ट करें। अगर घर में अफराद हैं तो उनसे इंटरेक्ट करें, अगर नहीं है तो आप जाके साइकोथेरापिस्ट के पास इंटरेक्ट करें, ताकि जो भी आपके मसले हैं वो वेंटिलेशन से काफ़ी सॉल्व हो सकते हैं। जो साइकोथेरापी जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो नॉन मेडिकल या मेडिकल के रिलेटेड भी होते हैं, और जो आपका दवाओं से इलाज नहीं करते हैं। अच्छा। वो आपसे आपकी डे टू डे लाइफ का एक पूरा चार्ट पूछ रहे होते हैं। उसके बाद फिर वो आपको बाय गिविंग द टिप्स कि किस तरह कोप अप करना है किसी भी चीज़ को। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, मुझे डिफ़िकल्टी होती है उठने में, या फिर मुझे जॉब पे जाने के लिए ट्रांसपोर्ट करने में सबसे फोबिया लगता है सबसे ज़्यादा कि मैं ट्रैफिक में जाऊंगा तो कैसे हैंडल करूंगा। तीसरा ये कि आजकल आप देख रहे हैं कि बाकी मायशी मसले के साथ साथ जो बाकी बॉदरिंग चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में फेलियर ऑफ द पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप वर्क प्लेस पे पहुँचे और आपके पास लाइट नहीं है, तो आप सोच रहे होते हैं यार मैं इसको कैसे हैंडल करूं। देन यू गो टू द साइकोथेरापिस्ट कि मैं इस चीज़ को कोप अप करने के लिए, देन गिव यू द टिप्स में वो आपकी लाइफ स्टाइल के बारे में बात करते हैं, आपके डाइट के बारे में बात करते हैं, और आपके डेली रूटीन के लाइफ में बात कर रहे होते हैं। प्लस ये है कि अगर खुदा न खास्ता कोई फ़ीमेल है या उसके साथ कभी भी लाइफ में ऐसा मिसहैप हुआ है जो किसी और को नहीं बता सकती, वो जाके साइकोथेरापिस्ट को बता सकती है। तो साइकोथेरापी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर फील्ड, बोथ इन मेंटल इलनेस एंड द न्यूरोलॉजिकल इलनेस। जब तक आप ये एक्सप्लोर नहीं करेंगे चीज़ों को तो आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल गुजार नहीं सकते। तो मेरे ख़्याल में साइकोथेरापी इज़ अ थर्ड पार्ट जो हमें ये इसको करना चाहिए। और बल्कि अब तो मैं रिसेंटली इसी कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि न्यूरोलॉजी के साथ साथ साइकोथेरापिस्ट भी होना ज़रूरी है, ताकि वो जैसे पेशेंट हैं, एपिलेप्टिक पेशेंट्स हैं, उनमें बिहेवियरल तब्दीलियाँ बहुत आती हैं या दवाओं के साइड इफ़ेक्ट बहुत आते हैं, तो वो आप एक छोटे टाइम पीरियड में आप ख़ुद नहीं सॉल्व कर सकते, तो साइकोथेरापिस्ट कैन हेल्प देम।